सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज से हम लोग एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिस्कशन चालू करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सो अपना हो गया था ना, इंडेमनिटी गारंटी बेलमेंट प्लेज एजेंसी। क्वेश्चंस देखो घर पे, कोई भी डाउट रहे तो पूछ लिया करो। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी में जो एजेंसी वर्ड हम यूज करते हैं ये कहीं डिफाइन नहीं किया है। पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं भी एजेंसी वर्ड इज नॉट डिफाइंड। सो हम फिर एजेंसी को समझते कैसे हैं? तो इन्होंने एजेंट और प्रिंसिपल को जरूर डिफाइन किया है। सो इससे हम एजेंसी की रिलेशनशिप को समझते हैं। सो जब जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कुछ कार्य करने को अपॉइंट कर रहा है और आगे वाला इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैंने आपको कुछ काम करने बोला, आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो फिर आप मेरे एजेंट हो जाओगे और मैं प्रिंसिपल हो जाऊंगा। ये कोई भी चीज के लिए हो सकता है, गुड्स बेचने के लिए, कोई कार्य करने के लिए, कोई पर्टिकुलर जॉब के केस में भी हो सकता है। जैसे सीए के यहाँ पे जब एक क्लाइंट आता है तो क्लाइंट को सेक्शंस की पूरी नॉलेज नहीं होती, उसको नोटिस आया इनकम टैक्स का या जीएसटी का, उसको पता नहीं होता, तो वो क्या करता है, वो अपने पास आता है और फिर अपने को बोलता है कि सर ये केस को आप निपटाओ। फिर वो हमको एज एजेंट अपॉइंट करता है, यानी हम उसके बिहाफ पे फिर रिप्लाई बनाते हैं और वो ले जाके सबमिट करते हैं। एक्चुअली वो उसका काम है, बट क्योंकि उसको उतना नॉलेज नहीं है तो वो एक एजेंट को अपॉइंट करता है, तो अपन उसके एजेंट बन जाते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। तो एजेंसी का मतलब सिर्फ गुड्स के लिए एजेंट बने ये जरूरी नहीं, कोई कार्य करने को भी एजेंट बन सकता है व्यक्ति। सो एजेंसी, ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे डिफाइन किया जाएगा, तो हम समझते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी जो होता है ये कॉम्प्रहेंसिव वर्ड है। ये कहीं डिफाइन नहीं किया है, बट जब जब एक व्यक्ति, समझो मैं खूब अमीर हूं, मेरे पास खूब पैसा है, ऐसा जेब से 10 रुपए निकालो तो 50-60 हजार रुपए तो नीचे गिर जाते हैं, तो बहुत अमीर हूं मैं। अब मेरे को काम मैनेज करने को काफी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं यहाँ पे भी अपना ऑफिस चला रहा हूँ, फिर कुछ टाइम के लिए मुझे मुंबई जाना पड़ता है, मुंबई में भी काम है, दिल्ली में भी काम है, तो ऐसे बहुत सारे काम बढ़ चुके हैं और मुझे अब वो मैनेज करना काफी मुश्किल होता है। सो मैं क्या करता हूँ, मैं दिल्ली में मेरा एक फ्रेंड है जो कि कुछ काम नहीं कर रहा, उसने बेकाम किया है, सो बीकॉम, कुछ काम नहीं कर रहा है, वो बड़ा टेंशन में जॉब ढूंढ रहा है। मैं बोलता हूँ भाई देख, तेरे को जॉब वॉब नहीं मिल रहा है, एक काम कर, तो मेरे लिए काम किया कर। सो मैं क्या करूंगा, मैं यहां से अपने गुड्स भेज दिया करूंगा तुझे, तो यहां से मैं गुड्स उसको डिस्पैच करूंगा और ये गुड्स को वो वहां पे सेल करेगा मेरे बिहाफ पे। तो मैं यहां पे गुड्स नागपुर से भेजने वाला हूं दिल्ली में, और ये व्यक्ति फिर आगे थर्ड पार्टीज के साथ डीलिंग करेगा। ये थर्ड पार्टी है, जो व्यक्ति ने अपॉइंट किया दूसरे व्यक्ति को, इसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल है तो ये स्कूल जाएगा, नहीं वो वाला प्रिंसिपल नहीं है, वो स्कूल जाने वाला, वो अलग है। और दूसरा व्यक्ति है एजेंट। ये क्योंकि बिजनेस का काम कर रहा है तो इसको हम मर्केंटाइल एजेंट भी बोलते हैं। सो एक व्यक्ति जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो प्रिंसिपल है, और दूसरा व्यक्ति जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये एजेंट है। इसमें जब मैं इस व्यक्ति को अपॉइंट करता हूं तो मैं इसमें कोई पैसा ना देता हूं ना लेता हूं, यहां पे कोई कंसीडरेशन नहीं भी रहे ना तो भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट हो जाता है। क्रिएशन के टाइम कोई कंसीडरेशन नहीं लगता, हाँ आगे चल के जरूर कंसीडरेशन होगा। जब ये गुड्स बेचेगा मेरे बिहाफ पे तो फिर जो भी गुड्स बेचा है उसके ऊपर उसको कमीशन मांगने का अधिकार है। बट वाइल अपॉइंटिंग एन एजेंट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू एन एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, उस टाइम नो कंसीडरेशन इज नेसेसरी। सो कंसीडरेशन जरूरी नहीं है, कभी हो भी सकता है। जैसे आप अगर कोई बड़ी एजेंसी लेते हैं, समझो आप डोमिनोज की एजेंसी लेना चाहते हैं, तो वहां पे वो लोग कंसीडरेशन कई बार चार्ज करते हैं। सो कंसीडरेशन हो भी सकता है फ्रेंचाइजी फीस के नाम से या कोई और प्रकार से, बट नहीं भी होना तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वैलिड हो जाता है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी को क्रिएट करते वक्त कंसीडरेशन की आवश्यकता नहीं होती। अगर आपको याद होगा तो चैप्टर नंबर 3 में हमने पढ़ा था, सेक्शन नंबर 25, उसमें फिर हमने आगे पढ़े थे ऐसे कोई कोई केसेस जहां पे कंसीडरेशन ना हो तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है।
उसमें एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है कि एजेंसी में इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वैलिड होता है। नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी टू क्रिएट एन एजेंसी, वहां वर्ड यूज किया है क्रिएट। मैंने ये बताया भी था कि ध्यान रखना क्रिएट करते वक्त कंसिडरेशन नहीं लगता, लेकिन आगे जरूर होगा, जब वो कार्य कर देगा तब जरूर फिर कंसिडरेशन होगा। ठीक है, कई बार होता है कि अपॉइंटमेंट के टाइम भी कंसिडरेशन लिया दिया जाता है। जैसे मेरे यहाँ पे अगर कोई क्लाइंट आएगा तो मैं उसको बोलूंगा भाई पहले 10,000 रुपए रख फिर बात करना। सो दैट मीन्स मैं उससे पहले कंसिडरेशन ले रहा हूं फिर एजेंट अपॉइंट हो रहा है। सो एजेंसी में कंसिडरेशन हो भी सकता है, बट नहीं रहा तो भी ये वैलिड होता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी। टू क्रिएट एन एजेंसी, तो एजेंसी बनाने के लिए कंसिडरेशन की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, लेकिन जब ये सेल कर रहा है, समझो इसने मेरे बिहाफ पे सेल कर दिया, इसको मिलेगा पैसा। ये पैसा है किसका? तो ये पैसा है प्रिंसिपल का, क्योंकि ओनर ऑफ द गुड्स कौन है? प्रिंसिपल है। भले ही पोजीशन एजेंट को दिया है, लेकिन अल्टीमेटली ओनरशिप तो मेरी है, मेरे गुड्स बेच रहा है वो। सो मैंने अगर किसी को मकान बेचने को अपॉइंट किया कि भाई ये मकान बिकवा दे, वो भी एक एजेंट है। तो जरूरी नहीं गुड्स हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है। मैंने बोला भाई ये मकान बिकवा दे, जब मैंने उसको अपॉइंट किया उस वक्त मुझे कोई कंसिडरेशन नहीं देना है, लेकिन कल चलकर जब वो बिकवा देगा तब मुझे उसको जरूर कमीशन देना होगा, जो भी एग्री किया गया होगा। सो अगर बोला है 2% में कमीशन दूंगा, तो जब वो बिकवा देगा तब उसको 2% कमीशन का राइट रहेगा। तो एजेंसी क्रिएट करते वक्त कोई कंसिडरेशन नहीं दिया। मैं ऐसे तो 10 लोगों को अपॉइंट करूंगा भाई मेरे को ये मकान बिकवा के दे, लेकिन वो 10 में से जो एक्चुअल में बिकवा के देगा उसको मैं कंसिडरेशन दूंगा। सो क्रिएट करते वक्त, अपॉइंट करते वक्त कोई कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता। ठीक है, सो यहां पे भी ये जब बेच देता है इसके बाद जरूर इसको कंसिडरेशन का अधिकार होता है। जनरली 2 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जनरली ऐसा नहीं होता कि हम इसको कंसिडरेशन दें, जनरली पैसा इसी को आता है और फिर ये अपना पैसा काट के ये पैसा हमको ट्रांसफर कर देता है। सो जरूरी नहीं होता कि यहां पे कंसिडरेशन पहले ये व्यक्ति प्राप्त करे और इसको फिर रीपे करे। कई बार ये पैसा लेके भी इधर भेज देता है। जैसे LIC कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें उल्टा होता है। LIC में पहले कंपनी को पैसा मिलता है और कंपनी LIC के एजेंट को कमीशन वापस करती है। लेकिन जनरली जो एजेंसी होता है, जो कंसाइनमेंट के नेचर का होता है, जिन्होंने ओल्ड कोर्स में कंसाइनमेंट पढ़ा है उनको पता है, क्योंकि न्यू कोर्स में अब हट गया है बोल रहे आप, तो ओल्ड वालों को पता होगा, न्यू वालों ने तो नहीं पढ़े होंगे। सो ओल्ड कोर्स में जिन्होंने कंसाइनमेंट पढ़ा है उनको पता है कि यहां जब वो पैसा वापस करता है ना, ये पूरा पैसा वापस नहीं करता। ये कितना पैसा वापस करता है? तो कमीशन काट के और भी कुछ चीजें काटता है। ये पहले जो भी ग्रॉस रिसिट्स आई है इसमें से एक एक्सपेंसेस कम कर देगा, जो एक्सपेंसेस इसने इनकर किया है फॉर द पर्पस ऑफ एजेंसी। दूसरा एडवांसेस, तीसरा रेम्यूनरेशन या कमीशन। ये 3 चीज काट के ये पैसा वापस करता है। इसको एक नाम भी देते हैं अकाउंट्स में, नेट रेमिटेंस। याद होगा आपको जिन्होंने ओल्ड कोर्स में पढ़ा है। सो एक्चुअली ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है ना, इसी को कंसाइनमेंट इसी में कवर होता है। कंसाइनमेंट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। सो उसमें वो एजेंट है। इसीलिए देखो आपको कंसाइनमेंट में कई बार दिक्कत आती है, कई बार लगता है यार ऐसे कैसे, कई लोग खुश हो गए होंगे हट गया, तो क्योंकि कंफ्यूजन ये होता था कि ऐसे कैसे कि ये इसके पास गुड्स रखे लेकिन हम लोग इसको फिर से ऐड कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ओनरशिप इसी की है। अगर साल खत्म हुआ और इसके पास भी गुड्स रखे हुए हैं तो ये गुड्स का ओनर तो मैं ही हूं, इसीलिए गुड्स मेरे हाथ में वापस जोड़े जाते हैं। इसीलिए जब ये गुड्स भेजता है ये सेल की एंट्री नहीं मारता है, ये मारता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट की एंट्री, क्योंकि सेल हुआ ही नहीं। मेरे गुड्स यहां भी मेरे ही है, यहां भी रखे हैं तो मेरे ही हैं, और इसीलिए सेल की एंट्री तब मारी जाती है जब यहां सेल होगा, क्योंकि ये मेरे बिहाफ पे काम कर रहा है बट अल्टीमेटली गुड्स तो मेरे ही हैं, ओनरशिप इसी की होती है। तो ये भी एक प्रकार का बेलमेंट भी होता है, जहां पे एक व्यक्ति गुड्स इसको दे रहा है, सिर्फ पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है,
और वो ये कार्य करेगा, उसके बाद यहां रिटर्न नहीं करते गुड्स को, ही विल डिस्पोज ऑफ एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। सो एजेंसी में भी बेलमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होता है। जब अगर गुड्स की बात हो रही है तो सर्विसेज में नहीं होगा, जैसे कोई मकान बेचने बोला है वहां नहीं होगा, या सर्विसेज में नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे इवन बेलमेंट भी इन्वॉल्व है। क्योंकि बेलमेंट कब होता है? जब एक व्यक्ति दूसरे को गुड्स ट्रांसफर करता है, पोजीशन ट्रांसफर करता है विदाउट ट्रांसफरिंग दी ओनरशिप। तो यहां पे भी वही हो रहा है, वो पोजीशन दे रहा है बट ओनरशिप नहीं जा रही। एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो एजेंट क्या होता है? तो एजेंट इस कॉन्ट्रैक्ट के बाहर हो जाता है, ही ड्रॉप्स आउट। तो ये बाहर जाके गिर जाता है, नहीं ड्रॉप्स आउट यानी वो बाहर हो जाता है इस कॉन्ट्रैक्ट से। एक बार उसने कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज को मिला दिया तो हम मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट अब किसके बीच में हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट इज बिटवीन द एजेंट एंड सॉरी प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। ये दोनों बाइंड हो जाते हैं, तो इन लोगों के बीच में बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। और आप ये बोल सकते हैं कि एजेंट इज नथिंग बट ओनली अ कनेक्टिंग लिंक, वो सिर्फ दोनों को कनेक्ट करके दे रहा है। इसीलिए आपने जब माइनर के एग्रीमेंट्स पढ़े थे तो आपने वहां पे देखा था कि माइनर भी एजेंट हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट तो इसके प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के बीच में हो रहा है और इसीलिए इसका कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। उसी प्रकार से थर्ड पार्टी शुड बी कॉम्पिटेंट। बट जब हम एजेंट की बात करेंगे, एजेंट कैन बी एनी पर्सन, इवन अ माइनर, अनसाउंड माइंड, कोई भी व्यक्ति हो सकता है एजेंट, क्योंकि ही इज ओनली अ कनेक्टिंग लिंक एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर हिज बेनिफिट। सो कल चलकर अगर वो कार्य कर देगा तो उसकी कोई ऑब्लिगेशंस तो नहीं आएगी, लेकिन उसको फायदा जरूर मिल जाएगा कमीशन का। सो यहाँ पे एक और पॉइंट हमने पढ़ा था कि व्हेन द प्रिंसिपल अपॉइंट्स अ माइनर एज एजेंट ही रन्स अ ग्रेट रिस्क। क्योंकि कल चलकर अगर एक एग्जांपल दिया था मैंने, बारिश आ रही है, गुड्स भीग रहे हैं, तो हम एजेंट से रिकवर कर सकते हैं उसने अगर केयर नहीं किया तो, क्योंकि वो भी बेली है, उसका भी वही काम है रीजनेबल केयर करना, उतने केयर जितने खुद के गुड्स की करता है। सो मैंने अगर एजेंट को गुड्स दिया और बारिश आ रही है, उसने गुड्स बाहर पार्किंग में पड़े रहने दिया, गुड्स खराब हो गए, तो मैं एजेंट से रिकवरी कर सकता हूं। बट अगर एजेंट माइनर होगा तो मैं रिकवर नहीं कर सकता। तो ऐसी चीजें हमने पढ़े हैं, याद है कि नहीं? भूल गए? एक जमाना हो चुका है वो पढ़ के। सो सीए कोर्स में वही दिक्कत है, इतना वास्ट कोर्स है कि वो जमाना हो चुका होता है पहले की चीजें पढ़ के। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो गया, सेल ऑफ गुड्स गया, पार्टनरशिप गया, सो अब ऐसा लग रहा है धुंधला धुंधला कुछ तो भी याद आ रहा है। बट ये सब चीजें जो मैंने आपको बताया है ये सब हमने पढ़ चुके हैं। तो जितने भी पॉइंट बता रहा हूं मैं सभी बता देता हूं एक एक करके। मजाक मजाक में खूब पढ़ लिया अपन ने। सो चैप्टर नंबर 3 में आते हैं पहले। कंसीडरेशन। इसमें आप देखो कोई ऐसी केसेस जहां पे कंसीडरेशन नहीं भी रहा तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, उसमें दिया है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। और यहां पे ये वर्ड आपने हाईलाइट भी किया होगा, बुक नहीं लाए होंगे, घर जाके देखना है, हाईलाइटेड होगा। सो मैंने वहां चीख चीख के बताया था आपको, तो यानी बहुत अच्छे से बताया था कि बनाते वक्त, एजेंट को अपॉइंट करते वक्त कंसीडरेशन नहीं लगता है, बाद में जरूर रहेगा। सो ये पॉइंट यहां कवर हुआ है। और दूसरा माइनर वाले केस में ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं माइनर के जो वैलिड होते हैं, उसमें हमने एक पॉइंट और पढ़ा था कि अगर माइनर एजेंट रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनर एजेंट हो सकता है, कैन बी एन एजेंट। ये प्रिंसिपल को बाइंड भी कर देगा बट वो पर्सनली लायबल नहीं होता फॉर निग्लिजेंस और ब्रीच ऑफ ड्यूटी। और इसीलिए अगर आप माइनर को अपॉइंट करते हैं तो आपका खुद का रिस्क होता है। इसका एग्जाम्पल भी बना होगा आपके पास, ऐसा बना होगा, एक तरफ बारिश आ रही है, एजेंसी, पूरा अलग अलग पेज पे बनाए थे अपन ने कि एक प्रिंसिपल है, इसने एजेंट को अपॉइंट किया, और एजेंट अगर मेजर है, यहाँ पे बादल बरसा, बिजली, बारिश का पानी आया और ये गुड्स जो है ये खराब हो गए, तो अगर ये मेजर है तो इससे हम लोग क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर हमने माइनर को एजेंट अपॉइंट किया था, तो एकदम शैतान माइनर है,
तो ऐसे केस में अगर इसने यही कार्य किया तो ऐसे केस में इससे रिकवरी नहीं की जा सकती। तो इसको आप अपॉइंट तो कर सकते हो बट आपके खुद के रिस्क के ऊपर। तो ऐसे डायग्राम बने होंगे आपके पास, ठीक है, भूल गए होंगे लेकिन ये सब पढ़े हैं हमने, याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला। सो ये सब चीजें हमने देख चुके हैं, तो आप एक बार घर जाके लगे तो वो पॉइंट फिर से देख लेना। सो ये पॉइंट्स अपने कवर हो चुके हैं पहले। सो एजेंट को अगर एजेंट कोई भी व्यक्ति है तो कोई दिक्कत नहीं, ये क्योंकि सिर्फ एक कनेक्टिंग लिंक है। as soon as he enters into contract on behalf of principal, he drops out of the contract, ये बाहर हो जाता है और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिटवीन प्रिंसिपल एंड द थर्ड पार्टी। कल चलकर अगर थर्ड पार्टी इसका पैसा नहीं देती है तो प्रिंसिपल ये क्लेम कर सकता है फ्रॉम द थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल हैज अ राइट टू स्यू, प्रिंसिपल केस फाइल कर सकता है थर्ड पार्टी पे, थर्ड पार्टी केस फाइल कर सकती है प्रिंसिपल के ऊपर। सो यहाँ पे ये एक और पॉइंट है, वैसे सबको पता नहीं होगा, जिन्होंने ओल्ड फाउंडेशन में पढ़ा है सो उनको पता होगा। आपको याद होगा कि यहाँ पे एक रिस्क होता है, कल चलकर समझो प्रिंसिपल ने गुड्स भेजा था, एजेंट ने सेल कर दिया क्रेडिट पे और यहां थर्ड पार्टी पैसा नहीं देता है, तो नुकसान किसका होता है? ओनर का होता है, प्रिंसिपल का। और इसीलिए वैसे नुकसान प्रिंसिपल का होता है, लेकिन प्रिंसिपल को ये डर होता है कि कल चलकर ये जानबूझ के ऐसा करेगा तो ऐसा हो सकता है कि थर्ड पार्टी से एग्री कर लिए, भाई तेरे को गुड्स बेचूंगा, पैसा मत देना, अपन बाद में आधा आधा बांट लेंगे, तो ऐसी गड़बड़ कर सकते हैं। इसीलिए एक एक्स्ट्रा कमीशन पे किया जाता है जिसमें हम बोलते हैं भाई देख बैड डेट्स होंगे तो तू लायबल, लेकिन इसके बदले में तेरे को एक्स्ट्रा कमीशन दूंगा, सो डेल क्रेडर कमीशन। सो ये इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये व्यक्ति ओनर है और ये पैसा नहीं देगा ना अगर, तो नुकसान इसका होता है। सो ये सब पूरा रिलेटेड। एक्चुअली जो कंसाइनमेंट हमको नहीं समझता है उसका मेन रीजन होता है उसके पीछे का कानून नहीं पता था। सो पहले गलत कोर्स बनाया गया था कि पहले आपको कंसाइनमेंट की अकाउंटिंग पढ़ाते हैं और बाद में फिर एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट था इंटर में, अब भलतेज कर दिया, हटाइज दिया, तो ठीक है। सो लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं था वो। सो अगर आपको लॉजिक पता है ना तो आपको ये भी समझ जाएगा। सबसे बड़ा डाउट तो यही होता है, इसके पास गुड्स है फिर अपन क्यों जोड़ रहे, सो ये डाउट आता है। वो इसीलिए अपन जोड़ते हैं क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 31 मार्च को इसके पास भी गुड्स है तो हमारे हैं, इसीलिए हमारे स्टॉक में वो ऐड किया जाता है। सो वो सब कंफ्यूजन इसके कारण अराइज होता है कि हमको ये कॉन्सेप्ट नहीं था, हमको डायरेक्टली अकाउंटिंग थी इसकी, बट अभी कॉन्सेप्ट आ गया, अकाउंटिंग हट गई। सो ठीक है, तो अब अकाउंटिंग हट गई तो मैं इतना डीप में नहीं बताऊंगा, अब आप लोग दोनों पढ़े हुए हैं इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, नहीं तो ये वाले पॉइंट्स बता के कोई मतलब नहीं। डेल क्रेडर कमीशन, बच्चे उल्टा कंफ्यूज होंगे, उनको पता ही नहीं ये क्या होता है, लेकिन ये भी हो सकता है, ठीक है। सो ऐसा है, ये बेसिक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्रिएट होता है। तो ये ध्यान में रखते हुए अब हम थोड़ा आगे पढ़ना चालू करते हैं और फिर आगे की चर्चा करेंगे। सो व्हाट इज एन एजेंसी? सबसे पहले एन एजेंट, पहले एजेंट के बारे में बताया। देखो एजेंसी डायरेक्टली डिफाइन नहीं किया क्योंकि एजेंसी वर्ड डिफाइंड ही नहीं है पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, और इसीलिए डिफाइन किसको किया है? एजेंट और प्रिंसिपल को। सेक्शन 182 बोलता है एन एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एन एक्ट। तो जिसको एम्प्लॉय किया गया है कुछ कार्य करने को वो एजेंट हो गया। फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन द डीलिंग्स, तो जो रिप्रेजेंट कर रहा है दूसरे को वो एजेंट हो गया विद द थर्ड पार्टीज। एंड द पर्सन whom such for whom such act is done, जिसके लिए कार्य किया गया और who is so represented is called the principal। सो जो रिप्रेजेंट हो रहा है वो प्रिंसिपल है। जैसे मैं रिप्रेजेंट हो रहा हूं एजेंट के द्वारा तो मैं प्रिंसिपल हो गया, वो एजेंट हो गया। The contract which creates the relationship of principal and agent is called as an agency contract. Indian Contract Act does not define the word agency. Thus, where A appoints B to buy 10 bags of sugar on his behalf, ये भी एक एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसने बोला तुम मेरे लिए इतने बैग्स खरीद लो, तो यहाँ पे A प्रिंसिपल हो गया एंड B एजेंट हो गया। So A is the principal and B is the agent and the contract between the two is the contract of agency। ठीक है। अब टेस्ट ऑफ एजेंसी हम कैसे डिसाइड करेंगे एजेंट है या नहीं है? सिंपल रूल है, बाइंडिंग पावर होना चाहिए। अब ये आपको इजीली समझेगा क्योंकि आपने ऑलरेडी पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं।
सो पार्टनरशिप में आपको पता है कि बाइंडिंग रिलेशन क्रिएट होता है तभी हम बोलते हैं पार्टनरशिप अराइज होगा। सो अगर मैं अपने कार्य से दूसरे को बाइंड कर सकता हूं तभी एजेंसी क्रिएट होती है। वही ट्रू टेस्ट है कि मेरे बिहाफ पे कोई व्यक्ति अगर काम करेगा और उससे मैं बाइंड हो गया तो फिर ऐसे केस में वो एजेंट है और मैं प्रिंसिपल हूं। ठीक है, तो एजेंसी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड। कॉम्प्रिहेंसिव यानी कवरिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ज्यादातर चीजें जिसमें कवर हो जाती है उसको कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं। जैसे मैं बोलूंगा दिस बुक इज टेक्स्ट बुक इज कॉम्प्रिहेंसिव, दैट मीन्स इसमें सब चीजें, एमसीक्यू भी है, क्वेश्चन आंसर्स भी है, प्रैक्टिकल। सो कॉम्प्रिहेंसिव, सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड used to describe the relationship between one person to another. So agency is also a relationship between one person to another where the first mentioned person brings the second mentioned person into legal relations with others. So first mentioned person यानी agent brings the principal into legal relations with others. So agent अपने कॉन्ट्रैक्ट से प्रिंसिपल को लीगली बाइंड कर सकता है। Thus, if the answer to the following two questions is yes, then there is a relationship of agency between the two persons. Whether the person has the capacity to bind the principal and make him answerable to third party, and whether he can establish privity of contract between principal and third party. तो प्रिविटी इनके बीच में क्रिएट हो जाती है। पार्टीज ये दो मानी जाती हैं। एजेंट इज ओनली अ कनेक्टिंग लिंक। अगर मैं अपना मकान बेच रहा हूं किसी व्यक्ति को और एजेंट वो करवा के दे रहा है तो एजेंट सिर्फ एक कनेक्टिंग लिंक है जो पार्टीज को जोड़ के दे रहा है। अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट तो मैं और थर्ड पार्टी कर रहे हैं, मैं बेच रहा हूं वो खरीद रहा है। ठीक है, the function of an agent is essentially to bring about contractual relation between the principal and third parties. In a way, therefore, an agent is merely a connecting link. After entering into a contract on behalf of principal with third party, the agent drops out. वो बाहर जाके गिर जाता है, नहीं, drops out यानी बाहर हो जाता है, and ceases to be a party to the contract. And now the contract binds the principal and the third party as if they have made it themselves, जैसे कि उन्होंने खुद ये कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब एजेंसी के जो रूल्स है ना वो लैटिन फ्रेज से अराइज होते हैं। द रूल ऑफ एजेंसी इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम क्यू फैसिट पर एलियम फैसिट पर से, दैट मीन्स ही हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग। जो एजेंट के थ्रू कार्य कर रहा है मान लिया जाता है वो खुद ही कार्य कर रहा है। सो मैंने अगर समझो कोई कार्य करना था उसके लिए आकाश भैया को अपॉइंट कर दिया, अपने आकाश भैया आते हैं ना, वैसे आते हैं तो आकाश भैया, तो आकाश भैया को अपॉइंट कर दिया। अब आकाश भैया ने कुछ कार्य किया तो उसके लिए जिम्मेदार मैं ही रहने वाला हूं क्योंकि वो मेरे बिहाफ पे कार्य कर रहा है। मैंने समझो किसी को कोई गुड्स पहुंचाने बोला था आकाश भैया को, मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने आकाश भैया को बोल दिया, तो ही इज एक्टिंग एज माई एजेंट। अगर कल चलकर गुड्स खराब होंगे तो वो आकाश भैया को नहीं बोलेंगे, वो मुझे बोलेंगे, मैं लायबल हूं उसके लिए। सो यहाँ पे आकाश भैया मेरे एजेंट बन जाते हैं। सो एजेंसी का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के ऊपर है, क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से, दैट मीन्स हु एक्ट्स थ्रू एन एजेंट इज हिमसेल्फ एक्टिंग। मैं अगर एजेंट के थ्रू भी कार्य करा रहा हूं तो इट इज एज गुड एज आई एम माई सेल्फ एक्टिंग, मैं खुद ही वो कार्य कर रहा हूं ऐसा माना जाता है। जैसे अगर क्लाइंट ने मुझे बोल दिया कि शर्मा जी ये रिप्लाई बना के आप सबमिट कर दो, मैं उसका एजेंट बन गया, वो मेरा प्रिंसिपल बन गया। अगर मैं कोई जानकारी दे रहा हूं तो मान लिया जाएगा कि वो पर्सनली दे रहा है, अगर कल चलकर गलत जानकारी निकलती है तो वो जिम्मेदार होगा। सो जो भी व्यक्ति एजेंट के थ्रू कार्य करा रहा है इट इज डीम्ड दैट ही इज एक्टिंग हिमसेल्फ, खुद ने उसने कार्य किया ऐसा मानते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट जनरल रूल्स निकल के आते हैं एजेंसी के, इन पे क्वेश्चंस नहीं आएगा, हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं अभी, बट क्वेश्चंस जो है वो आगे आने वाले चालू होंगे। अभी सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं कि किस आधार पे एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट होते हैं। So there are two important general rules regarding agency. Whatever a person competent to contract may do himself, जो कार्य मैं खुद कर सकता हूं, he may do it through an agent, वो उस कार्य को एजेंट के थ्रू भी करवा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया गुड्स पहुंचाना है, सो मैं खुद कर सकता हूं, बट मैं चाहूं तो एजेंट को अपॉइंट करूं और वो मेरे बिहाफ पे गुड्स पहुंचा देगा। लेकिन एक्सेप्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स वॉल्यूशन या पर्सनल कंसिडरेशन, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को एजेंट के थ्रू नहीं करा सकते।
कल चलकर मैं बोल रहा हूं कि मेरे बदले आज आकाश भैया आके पढ़ाएंगे, तो चलेगा क्या आपको? तो नहीं, क्योंकि पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट को हम एजेंट के थ्रू नहीं करवा सकते। जितने पर्सनल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है वो खुद ही करना पड़ता है। बट इसके अलावा जो जो कार्य मैं कर सकता हूं वो सब कार्य मैं करवा सकता हूं एजेंट से, ठीक है, एक्सेप्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, वॉल्यूशन या पर्सनल कंसिडरेशंस। सो वही दिया हुआ है कि वॉट एवर अ पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में डू बाय हिमसेल्फ, जो वो खुद कर सकता है, ही मे डू इट थ्रू एन एजेंट, एक्सेप्ट, क्या नहीं कर सकता, एक्सेप्ट फॉर एक्ट्स इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स या क्वालिफिकेशंस। इन फैक्ट वेयर द वर्क टू बी डन इज ऑब्वियसली पर्सनल, नो एजेंट कैन बी एम्प्लॉयड। सो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स में आप एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकते। जैसे आपने बोले थे कि सर मैं ऐसे खड़े रहूंगा, आप मेरी फोटो बनाना, पेंटिंग बनाना, मैंने एग्री किया था, तो ये कार्य मुझे ही कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, मैं इसके लिए एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। अगर एजेंट कॉम्पिटेंट होगा तो भी नहीं। सो ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स है उसमें मेरे को खुद को ही करना है। जैसे मैं खुद जो पढ़ा रहा हूं, पर्सनल कैपेसिटी में कॉन्ट्रैक्ट किया हूं, मैं लॉ पढ़ाऊंगा। अब कल चलकर अगर मैं बोलता हूं कि मेरे बिहाफ पे कोई दूसरा सीए आके पढ़ाएगा, तो भी आप मना कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आगे वाला खुद सीए भी होगा, टीचर भी होगा, तो भी यहाँ पे पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था, तो ये एजेंट के थ्रू नहीं करवा सकता मैं, ठीक है, अनलेस नोवेशन हो। आप अगर खुद तैयार है तो बात और है, नहीं तो ये चीजें पर्सनल नेचर की है, इसको आप एजेंट के थ्रू नहीं कर सकते, ठीक है। फिर दूसरा रूल, तो पहला रूल क्या बोलता है, जो जो कार्य मैं स्वयं कर सकता हूं, मैं उन कार्य को करने के लिए दूसरे व्यक्ति को भी अपॉइंट कर सकता हूं। दूसरा रूल, अगर मैं दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट करूंगा तो माना जाएगा कि मैंने स्वयं ही वो किया हूं। सो वो सेकंड पॉइंट है। एक्चुअली एक ही रूल है ये, उसको दो हिस्से में दिया है, दो इंपॉर्टेंट रूल्स दिए हैं। सो ये इसका मतलब वही है, क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से। सो ये याद हो जाएंगे आपको, अभी नहीं होंगे, अभी तो एकदम पहली बार पढ़ रहे हो आप, जैसे नेमो डेट क्वेड नॉन हैबिट याद हो गए, तो वैसे ये भी याद हो जाएंगे, क्यू फैसेट पर एलियम फैसेट पर से। दैट मीन्स एक व्यक्ति जो एजेंट के थ्रू कर रहा है, ही इज हिमसेल्फ एक्टिंग। वही चीज यहां लिखा है, ही हु डज थ्रू एन अनदर डज बाय हिमसेल्फ। सो अगर मैं एजेंट को अपॉइंट कर देता हूं, दैट डज नॉट रिलीव मी, मैं इससे बच नहीं जाऊंगा कोई लीगल ऑब्लिगेशन से। सो मुझे तो पूरा करना ही पड़ेगा। सो वही लिखा है, in other words the acts of agent are the acts of principal, are for all legal purposes the acts of principal. So जो एजेंट के कार्य है वो प्रिंसिपल के कार्य माने जाएंगे। अगर क्लाइंट ने मुझे कोई जानकारी दिया, कल चलकर वो गलत निकलती है, तो वो क्लाइंट ही जिम्मेदार रहेगा। सो एजेंट से रिकवरी नहीं की जा सकेगी। सेक्शन 226 प्रोवाइड्स टू द सेम इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड थ्रू एन एजेंट एंड ऑब्लिगेशंस अराइजिंग फ्रॉम एक्ट्स डन बाय एन एजेंट may be enforced in the same manner and will have same legal consequences as if, जैसे कि, as if the contract has been entered into and the acts done by principal in personal, as if he has personally entered into those contracts. तो एजेंट को कार्य सौंप देने से हम बच नहीं जाते अपनी जिम्मेदारियों से। कल चलकर अगर कुछ गड़बड़ होगी तो अल्टीमेटली हम ही जिम्मेदार रहते हैं। सो ऐसा है। सो ये हो गए कुछ बेसिक पॉइंट्स इंट्रोडक्शन एजेंसी के बारे में। अब हम फीचर्स पढ़ेंगे। तो ये भी मैंने आपको अभी जस्ट बता चुका हूं कि हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट, एम्प्लॉय कौन कर सकता है एजेंट को, दैट मीन्स हु कैन बी प्रिंसिपल। इसी को दूसरे शब्दों में बोले तो हु कैन बी अ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कौन हो सकता है, तो जिसने अच्छे से पढ़ाई किया है और स्कूल जाने को अभी भी तैयार है। नहीं, वो वाला प्रिंसिपल नहीं, वो अलग होता है। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 183, एनी पर्सन हु इज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, मेजर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, हु इज ऑफ साउंड माइंड, जिसका दिमाग आवाज करता है, मे एम्प्लॉय एन एजेंट। तो दैट मीन्स जिसको अपना भला बुरा समझता है। तो साउंड माइंड ये सब पढ़ चुके अपन ने विद ऑल द एग्जांपल्स, ठीक है। तो वो व्यक्ति प्रिंसिपल हो सकता है, he may employ an agent. That means principal कौन हो सकता है, मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड भी रहेगा। एज सच एनी पर्सन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, जो भी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है वो एजेंट बन सकता है। मे सॉरी वो प्रिंसिपल बन सकता है, ठीक है। तो मे एम्प्लॉय
an agent and minor lunatic drunken person cannot employ an agent. ठीक है. एंड हु मे बी एन एजेंट, एजेंट कौन हो सकता है? तो एजेंट तो कोई भी हो सकता है. एज बिटवीन द प्रिंसिपल एंड थर्ड पर्सन एनी पर्सन कैन बी द एजेंट. तो एजेंट कोई भी हो सकता है क्योंकि ही इज ओनली अ कनेक्टिंग लिंक एंड वो तो बस कनेक्ट करके कॉन्ट्रैक्ट के बाहर हो जाता है. अल्टीमेट कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू बाय द प्रिंसिपल एंड द थर्ड पर्सन. सो दस इवन अ माइनर, सो माइनर भी हो सकता है, or a person of unsound mind can be employed, appointed as an agent. It is so because an act of agent is the act of principal and therefore principal is liable to third parties for the acts of a minor agent. Of course, in appointing a minor or person of unsound mind as an agent, the principal runs a great risk because he cannot hold such an agent liable for his misconduct or negligence. ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं. फिर से मैं पूरा वो डायग्राम वगैरह बताऊंगा नहीं. आपने पढ़े हैं, बारिश आ रही थी वगैरह, वो देखे हैं अपन ने, तो वो सब पता है आपको. ठीक है, तो ऑलरेडी जब हमने माइनर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें ये सब पढ़े हुए हैं. फिर थर्ड फीचर है नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी. बट कब? टू क्रिएट एन एजेंसी while appointing an agent. No consideration is necessary to create an agency. The fact that principal has agreed to be represented by the agent. So मैं अगर ये एग्री कर रहा हूं कि तुम मेरे बिहाफ पे काम करो, ये मुझे रिप्रेजेंट करेगा, तो ये भी एक रिस्क है, ये भी एक नुकसान हो सकता है. और इट इज अ सफिशिएंट डेटरेंट. डेटरेंट मींस लॉस. तो इट इज अ सफिशिएंट डेट्रीमेंट या डेटरेंट. तो डेट्रीमेंट टू द प्रिंसिपल टू सपोर्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. तो ये डेट्रीमेंट भी वैलिड रहेगा. तो अगर कोई व्यक्ति है, उसको मैं अपॉइंट कर रहा हूं, तो कोई पैसा मिले ना मिले इससे कोई लेना देना नहीं होता. ये अगर मैं उसको अपॉइंट कर रहा हूं वही एक सफिशिएंट डेट्रीमेंट है कि मैं उससे रिप्रेजेंट हो रहा हूं. तो दैट इज सफिशिएंट फॉर क्रिएटिंग एन एजेंसी. तो ये याद नहीं भी रखे तो चलेगा, सिंपली इतना ध्यान रखो कोई कंसिडरेशन नहीं लगता टू क्रिएट एन एजेंसी और टू अपॉइंट एन एजेंट. अपॉइंट करते वक्त आपको नहीं लग रहा है, बट आगे जरूर लगेगा. कल चलकर अगर वो कार्य कर देगा तो फिर हम जरूर उसको कंसिडरेशन पे करेंगे. फिर टाइप्स ऑफ एजेंट. ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी एजेंट को हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, एक जनरल एजेंट, दूसरा स्पेशल एजेंट. जनरल एजेंट यानी वो जिसको हम जनरल अथॉरिटी देते हैं टू डू ऑल द एक्ट्स, जो पूरा उस बिजनेस से रिलेटेड कार्य कर सकता है, वो जनरल एजेंट है. जैसे कि यहाँ पे ये पर्टिकुलर व्यक्ति को हमने अपॉइंट कर दिया कि तुम मेरे बिहाफ पे गुड सेल कर लेना, बाय कर लेना. तो सेल तो कर ही लोगे, बट अगर अर्जेंट में चाहिए है तो वहीं पे खरीद लेना, वहीं बेच देना, प्लेज कर सकते हो. तो ये पूरा उस बिजनेस से रिलेटेड सब काम कर सकता है मेरे बिहाफ पे. तो वो व्यक्ति जनरल एजेंट हो गया. पर्टिकुलर एजेंट यानी वो जिसमें एक पर्टिकुलर कार्य करने को अपॉइंट किया, उसके बाद एजेंसी खत्म. जैसे मेरे को एक मकान बिकवाना है, तो मैंने बोला कि ये वाला मकान तुम मुझे बिकवा के दो, तो ऐसे केस में वो एक पर्टिकुलर एजेंट है, वो सिर्फ वो मकान बिकवाने के लिए लायबल रहेगा. अब अगर मेरे पास और 10-15 प्रॉपर्टी होगी तो वो बेचने के वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकता, वो सिर्फ वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ही बेच सकता है. अगर यही जनरल एजेंट होता, मैं बोलता तुम मेरी प्रॉपर्टीज बेच सकते हो, खरीद सकते हो, तो फिर वो सब प्रॉपर्टीज खरीद बेच सकता था. लेकिन मैंने बोला वो वाली प्रॉपर्टी, तो ऐसे केस में ये एक पर्टिकुलर एजेंट है या स्पेशल एजेंट है, और ये जैसे ही वो स्पेशल एक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो एजेंसी खत्म हो जाएगी. ठीक है, सो वही दिया है. एजेंट को दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं, यानी दो हिस्से, दो प्रकार से देख सकते हैं. पहला जनरल एजेंट. जनरल एजेंट इज वन हु हैज द अथॉरिटी टू डू ऑल द एक्ट्स कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर ट्रेड, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट. जैसे कि एडवोकेट, ये भी एजेंट होते हैं एक प्रकार के. ब्रोकर्स, ये भी एजेंट होते हैं, जो ब्रोकर्स होते हैं जिनको कार्य करने को अपॉइंट कर देते हैं हम. A general agent can bind a principal in respect of all the transactions connected with that particular trade or business for which he is appointed as agent. Authority of general agent continuing होती है, चलते रहेगी. ऐसा नहीं कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर दिया एजेंसी खत्म, वो चलते रहेगी. It continues till termination of agency. बट पर्टिकुलर एजेंट या स्पेशल एजेंट वो होता है जिसको सिर्फ एक पर्टिकुलर कार्य करने को या कुछ पर्टिकुलर कार्य करने को अपॉइंट किया है. A particular or special agent is one who has the authority only to do some special or particular act.
or represent his principal in some particular transactions. For example, to sell a particular house, to sell a particular piece of land, a special agent has authority limited to the particular transaction for which he is appointed. He cannot bind principal in respect of other transactions, while a general agent can bind principal in respect of all transactions. Authority of special agent comes to an end after the transaction is over. ठीक है, ऐसा है. एक सेकेंड. अच्छा तो ला लो ना, मैं पेमेंट कर दूंगा फिर. हाँ वो उधर अबोली होगी तो उसको बोल दो. है क्या ऑफिस में? चलेगा ना, नहीं तो अबोली को बोल दोगे तो वो भी कर देगी पेमेंट. हाँ नहीं, मैं क्योंकि क्लास ले रहा था. हाँ तो मैं आऊँगा 2:30 बजे तक. ठीक है. हेलो. हाँ तो ऐसा है. ये हो गया टाइप्स ऑफ एजेंट. जनरल एजेंट जिसको जनरल अथॉरिटी होती है टू कंडक्ट एनी ट्रांजेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, एंड स्पेशल एजेंट जो कि एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए अपॉइंट किया गया है. वो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया तो उसकी अथॉरिटी खत्म हो गई. ठीक है. अब यहां तक कोई डाउट होगा तो पूछ लो, फिर हम एजेंसी कैसे क्रिएट होती है ये देखेंगे. ये एक्चुअली सब इंट्रोडक्शन वाली पार्ट है. बेसिक चीजें हम देख रहे हैं एजेंसी के बारे में. एजेंसी क्या है, कौन एजेंट हो सकता है, फिर कैसे एजेंसी क्रिएट होती है. ये हम पढ़ेंगे. और फिर एसेंशियल्स ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन. ये रेटिफिकेशन भी एजेंसी के प्रकार ही है. एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी, फिर सब एजेंट, सब्सटीट्यूटेड एजेंट, और राइट्स एंड ड्यूटीज. बस खत्म. बड़ा चैप्टर है वैसे थोड़ा, बट अपने को बड़ी क्लास मिल जाएगी तो अच्छा है. आज मिल गई जैसे. तो एजेंसी कैसे क्रिएट होती है. तो पहली सबसे सिंपल प्रकार है एजेंसी क्रिएट करने का, एक्सप्रेस एग्रीमेंट से. एक्सप्रेस एग्रीमेंट यानी बोल के या लिख के. एक्सप्रेस का मतलब है जो वर्ड्स में है, फिर वो ओरल हो तो भी एक्सप्रेस कहलाएगा, रिटन हो तो भी एक्सप्रेस कहलाएगा. जहां एक्चुअल अथॉरिटी दी गई. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी मे बी क्रिएटेड बाय एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट. एग्रीमेंट में भी आइदर ओरली भी आप क्रिएट कर सकते हो एजेंसी, किसी को ओरली अपॉइंट कर दिए, या रिटर्न भी हो सकता है. इट इज यूजुअल इन मेनी केसेस टू अपॉइंट एजेंट्स बाय एग्जीक्यूटिंग अ फॉर्मल पावर ऑफ अटर्नी. पावर ऑफ अटर्नी क्या होता है, तो ये रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट जब होता है उसको हम पावर ऑफ अटर्नी बोलते हैं. जैसे पार्टनरशिप में आप ओरली भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे और राइटिंग में भी हो सकता था. राइटिंग में होता है तो उसी को हम डीड बोलते हैं. उसी प्रकार से राइटिंग में अगर होती है एजेंसी तो उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी. अटर्नी का मतलब होता है एजेंट. हमने पावर दे दिया एजेंट को तो वो पावर ऑफ अटर्नी कहलाता है. दैट मीन्स ही कैन एक्ट ऑन आवर बिहाफ ऑन अ रिटन एंड स्टैम्प्ड डॉक्यूमेंट. स्टैम्प्ड का मतलब थप्पा लगाना नहीं होता. जब भी स्टैम्प डॉक्यूमेंट होता है दैट मीन्स स्टैम्प ड्यूटी पे की होना चाहिए उस पर. ठीक है. स्टैम्प डॉक्यूमेंट का मतलब है स्टैम्प ड्यूटी पे होना चाहिए. पहला प्रकार है एजेंसी क्रिएट करने का एक्सप्रेस एग्रीमेंट. बट जरूरी नहीं एक्सप्रेसली ही क्रिएट की जाए. कई बार इंप्लाइड एजेंसी भी होती है. इंप्लाइड यानी जहां कुछ बोला नहीं, कुछ लिखा नहीं, बट फिर भी एजेंसी क्रिएट हो गई. ऐसे कौन कौन से केसेस हैं वो हम देखेंगे. उसमें एजेंसी बाय होल्डिंग आउट और स्टॉपल आएगा. देन एजेंसी ऑफ नेसेसिटी आएगी. खूब सारे एग्जाम्पल दिए आपको यहाँ पे. फिर एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड रेटिफिकेशन. ये सब इंप्लाइड एजेंसी के ही प्रकार है. रेटिफिकेशन आखिरी है. ठीक है. तो एक्सप्रेस एजेंसी और बाकी सब इंप्लाइड एजेंसी, जिसमें कुछ बोला नहीं, लिखा नहीं, बट ऐसे रिश्ते निर्माण हो गए कि हम मान लेते हैं कि एजेंसी रिलेशन क्रिएट हो गया. एजेंसी में भी इंप्लाइड अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज और द रिलेशनशिप बिटवीन देम. तो उनके बीच जो रिलेशनशिप है या जो कार्य किया गया है उससे जब क्रिएट होगा तो इसको हम बोलेंगे एजेंसी बाय इम्प्लीकेशन या इंप्लाइड एजेंसी. इसमें एक एग्जांपल जो एक्चुअल केस पे आधारित है. इसमें क्या हुआ था, एक मिस्टर ए था.
इसकी शॉप थी दूसरी जगह पे, एक जगह है श्रीरामपुर, वहां पे इसकी शॉप थी। ये जो शॉप थी ये मैनेज करता था मिस्टर बी, यहां पे मिस्टर बी बैठा होता था, और ए ओनर था इस शॉप का। ए खुद श्रीरामपुर में नहीं रहता था, ये रहता था कोलकाता में। सो ये अलग शहर में रहता था और ये श्रीरामपुर। सो स्पेलिंग थोड़ी अलग है इसकी, श्रीरामपुर, सेरामपुर, सेरामपुरे, जो भी है, तो श्रीरामपुर है वो, तो वो बंगाल है ना वो, सेरामपुर, ठीक है, रसगुल्ला, वेस्ट बंगाल का है वो, इसीलिए। ठीक है, तो ए ओन्स अ शॉप इन श्रीरामपुर, हिमसेल्फ लिविंग इन कोलकाता एंड विजिटिंग द शॉप ओकेजनली, कभी कभी विजिट करता था, 15-20 दिन में एक बार, संडे को चले गए, देख के आ गए। और यहां पे बैठता था बी, मिस्टर बी, जिसको आदत थी वो क्या करता था, वो हमेशा सी से गुड्स मंगा के लेके आता था। मिस्टर सी है, इससे गुड्स लेके आता था, और इसको जो पेमेंट करता था, ये पेमेंट किया जाता था फ्रॉम एज फंड, ए के पैसे से। ए का कुछ पैसा इस शॉप में जो रखा होता था, उससे वो पैसा पे करता था। अब यहां पे ए ने ऐसा कुछ करने बोला नहीं था, बी अपने तरफ से ये कार्य कर रहा था। एक बार सी ने गुड्स सप्लाई किया और बी ने उसका पेमेंट नहीं किया, और वो आ गया ए के पास ये बोल के कि भाई तुम मुझे इसका पेमेंट करो क्योंकि ये तुम्हारा एजेंट है। ए मना करता है कि मैंने तो इसको एजेंट करके अपॉइंट ही नहीं किया, बट कोर्ट बोलता है कि यस, यहां पे एजेंसी क्रिएट हो गई बाय इम्प्लीकेशन, क्योंकि तुम ये जो कार्य होने दे रहे हो, तुमको पता है और तुम फिर भी ये कार्य होने दे रहे हो, दैट मीन्स यू हैव द अदर पार्टी बी हैज द कंसेंट, उसको ये कार्य करने की अनुमति है, ऐसा हम मान लेंगे। इंप्लाइड है, इंप्लाइड का मतलब ही है मान लेना। तो जब एक्चुअल में कुछ बोला नहीं, बट फिर भी, तो श्रीरामपुर में शॉप है, वो खुद कोलकाता में रहता है, कभी कभी जाता है। द शॉप इज मैनेज बाय बी, बी इसको चला रहा है, एंड ही इज इन द हैबिट ऑफ ऑर्डरिंग गुड्स फ्रॉम सी इन द नेम ऑफ ए, तो वो ए के लिए वो गुड्स मंगाता था फॉर द पर्पज ऑफ शॉप, एंड जब पे करता था तो पे भी करता था ए के फंड से, और ए को इसकी जानकारी थी, विथ एज नॉलेज। तो हम मान लेंगे कि बी हैज एन इम्प्लाइड ऑथोरिटी फ्रॉम ए टू ऑर्डर गुड्स फ्रॉम सी इन द मैनर, सॉरी, इन द नेम ऑफ ए फॉर द पर्पज ऑफ द शॉप। तो कल चलकर अगर ये पैसा नहीं देगा तो यहां पे फिर ए इज लायबल, सो ए को यहां पे पैसा पे करना पड़ेगा। तो यहां पे इंप्लाइड एजेंसी हो गई। तो कुछ बोला नहीं, बट इट इज इंप्लाइड, इंप्लाइड ऑथोरिटी। एक और केस हुआ था, दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग वर्सेस बसंती देवी, बसंती देवी ऐसा लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, वहां लिखा है। तो वो एक बोलते हैं अपने धर्मेंद्र पाजी से बंधे होते हैं एकदम, देखे होंगे ना आपने शोले, फिर बोलते हैं बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, फिर वो नाचती है। उसकी जान बचानी थी ना, गब्बर सिंह उसको बोलता है जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेगी, तो ऐसा बोलता है, जब तक पैर चलेंगे तो तब तक सांसें चलेगी, डांस करो, और डांस कर रही हूँ मस्त। गाना भी एकदम टिपिकल, म्यूजिक कहाँ से आ जाती पता नहीं, म्यूजिक भी आ जाती ना, तो ऐसे कोई डांस कर रहा है, मैं डांस करूंगा, गाना गाऊंगा, तो म्यूजिक थोड़ी आएगा अपने आप, वो मूवीज में आ जाती है। ठीक है, खैर, तो बसंती का केस है, इसमें एक सिंपल सा पॉइंट बताया था, एलआईसी है, एक एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर पेमेंट करता था एम्प्लॉइज को। जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को पेमेंट करता था, मान लो एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, इसकी 20,000 रुपए की सैलरी है, तो ये सैलरी में से वो क्या करता था, 2,000 रुपए एलआईसी के माइनस करता था और 18,000 पे करता था। ये जो 2,000 रुपए इसने माइनस किया, ये डायरेक्टली डिपॉजिट कर देता था एलआईसी को, 2,000 रुपए यहां से जमा कर देता था दूसरे व्यक्ति के नाम से। यहां पे कोर्ट ने बोला कि एम्प्लॉयर विल बी डीम्ड एज एजेंट ऑफ एलआईसी, भले एक्चुअल में वो एलआईसी का एजेंट नहीं है,
क्योंकि उसने कोई लाइसेंस वगैरह नहीं लिया। एलआईसी का एजेंट बनना है तो उसकी परीक्षा होती है, लाइसेंस होता है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। बट कोर्ट ने बोला इवन इफ देयर इज नो एक्चुअल एजेंसी, बट हम इसको इम्प्लाइड एजेंट मानेंगे फॉर द लिमिटेड पर्पस ऑफ कलेक्टिंग द प्रीमियम फ्रॉम द एम्प्लॉयज एंड डिपॉजिटिंग इट विद द कंपनी। सो इतने कार्य के लिए उसको एजेंट माना गया। तो वही चीज लिखी है, अंडर द सैलरी सेविंग स्कीम adopted by Life Insurance Corporation of India, the employer when authorized by LIC to collect premium, so LIC authorize करती है इनको, तुम प्रीमियम कलेक्ट करके हमको जमा कर देना from the salary of an employee and forward it to the LIC, to the होना चाहिए, to the Life Insurance Corporation, becomes an agent of the LIC for that purpose, तो वो एजेंट बन जाता है। सो दिल्ली इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग वर्सेस बसंती देवी का केस है। अब एम्प्लॉयड एजेंसी में ये दो एग्जांपल तो हो गए सिंपल, और भी कुछ केसेस हैं जो हमको एक एक करके अभी समझना है। पहला है एजेंसी बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। ये एक्चुअली ये भी एजेंसी बाय स्टॉपल या होल्डिंग आउट का एक प्रकार है, जिसमें इसको पता है कि बी इसके नाम से कार्य कर रहा है और ये मना नहीं कर रहा। तो स्टॉपल का क्या मतलब है, सो मुकर नहीं सकते। तो ए ने ये दर्शा दिया कि बी इज एक्टिंग फॉर हिम, तो ऐसे केस में ए कैन नॉट डिनाई हिज प्रीवियस कंडक्ट लेटर ऑन। उसी को हम स्टॉपल बोलते थे, याद है कि नहीं? एक रूल ऑफ स्टॉपल था, अब तो बहुत जगह पढ़ चुके अपन ने। सो माइनर में पढ़ा था पहली बार, उसके बाद फिर सेल ऑफ गुड्स में भी पढ़ लिया, सेल बाय नॉन ओनर, वहां पे भी हमने देख लिया बाय स्टॉपल, पार्टनर बाय स्टॉपल पढ़ लिया पार्टनरशिप में, हर जगह स्टॉपल आ चुका है। तो यहाँ पे भी स्टॉपल है, एजेंसी बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट। सो जब एजेंसी क्रिएट हो जाती है बिना बोले, समझो ए है, एग्जांपल्स दिए ही हैं यहां बहुत सारे। ए है, ये एक थर्ड पार्टी के पास जाता है और थर्ड पार्टी को बोलता है कि मैं एजेंट हूं प्रिंसिपल का, पी का। ये इसको बोलता है कि आई एम पीज एजेंट, और ए को ये चीज पता है, ए इज अवेयर, सॉरी पी को ये चीज पता है, पी इज अवेयर कि ये ऐसा बोल रहा है। सो ऐसे केस में अगर ये सुनते हुए इससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाता है कि ये तो एजेंट है और पी प्रिंसिपल है, तो वो बोल रहा है आई एम पीज एजेंट या पी इज माई प्रिंसिपल, तो ऐसे केस में अब थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा हम मान लेंगे। तो यहां पे भले प्रिंसिपल ने एक्सप्रेसली अपॉइंट नहीं किया था इसको, बट ये जो कार्य कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन को इसने डिनाई नहीं किया, तो हम मान लेंगे कि प्रिंसिपल पी इज लायबल एज अ प्रिंसिपल बाय होल्डिंग आउट या बाय स्टॉपल। तो यहां पे एजेंसी क्रिएट होती है ऑटोमेटिकली। तो ये हो गई एजेंसी बाय स्टॉपल या होल्डिंग आउट, एक ही चीज है दोनों। वैसे फर्क होता है हल्का सा, बट आपको याद दिया नहीं है इसीलिए मैं भी बताऊंगा नहीं। वैसे स्टॉपल और होल्डिंग आउट में एकदम हल्का सा फर्क होता है, सिर्फ इतना फर्क है कि कौन रिप्रेजेंट कर रहा है उसके ऊपर से उसका नाम बदल देते हैं। अगर पी खुद रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम स्टॉपल बोलते हैं, ए रिप्रेजेंट करता है तो होल्डिंग आउट बोलते हैं। सो ए इज होल्डिंग हिमसेल्फ आउट एज एजेंट, तो ये होल्डिंग आउट हो गया, और पी इज रिप्रेजेंटिंग तो स्टॉपल अप्लाई होगा। तो दोनों इंटरचेंजेबली यूज कर सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता है वैसे, ठीक है। तो आपको वैसे भी दिया हुआ नहीं है, बट एक्चुअल वर्डिंग्स ऑफ द एक्ट जब आप पढ़ते हो तो दोनों अलग अलग चीजें ऐसा पता लगता है। सो एजेंसी में बी क्रिएटेड बाय स्टॉपल व्हेन अ मैन बाय हिज कंडक्ट और स्टेटमेंट, सो बाय कंडक्ट हो या बाय वर्ड्स हो, इंड्यूस्ड अदर्स टू बिलीव दैट अ सर्टेन पर्सन इज हिज एजेंट, उसने दूसरे को बिलीव कराया, उसने थर्ड पार्टी को बिलीव कराया दैट certain person is his agent, that A is my agent. So when a man, अपने इसमें ये हो गया P, induces others, others हो गए third party, to believe that certain person is his agent, certain person हो गया Mr. A, then he is precluded, precluded यानी उसको रोका जाएगा, he will be stopped from subsequently denying it, तो बाद में उसको मुकरने से रोका जाएगा, वो subsequently deny नहीं कर सकता। According to section 237 of the Contract Act, an agency by estoppel may be created when following essentials are fulfilled. पहला,
प्रिंसिपल मस्ट हैव मेड अ रिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ने रिप्रेजेंटेशन किया है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, भले ही वो वर्ड से करे या नहीं। ऐसा भी हो सकता है वो खुद बोल रहा है जबकि एक्चुअल एजेंसी नहीं थी, तो बाय वर्ड्स उसने झूठ बोला, ये भी हो सकता है। या फिर ये रिप्रेजेंट कर रहा और ये मना नहीं कर रहा, तो ये भी हो सकता है। दैट मीन्स बाय कंडक्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है। रिप्रेजेंटेशन में देखो दिया ये आगे, मे बी एक्सप्रेस, यानी खुद बोल रहा है तो एक्सप्रेस, और इम्प्लाइड जब उसने नहीं बोला दूसरा बोल रहा है और वो मना नहीं कर रहा, ही डज नॉट डिनाई, तो ये इम्प्लाइड हो गया। द रिप्रेजेंटेशन मस्ट स्टेट दैट एजेंट हैज एन ऑथोरिटी टू डू सर्टन एक्ट, ऑल्दो भले ही एक्चुअल में नहीं है, ऑल्दो रियली ही हैज नो अथॉरिटी, बट फिर भी ये दर्शाया जा रहा है कि उसको अथॉरिटी है। The principal must have induced the third person to act on such representation, and the third person must have believed the representation and made contract on behalf of such, on belief of such representation. ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स वैसे लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको वैसे ही समझ जाता है, बट ये मॉड्यूल में दिया था इसीलिए ये पॉइंट्स मैंने भी इंक्लूड किया हूं। फिर इलस्ट्रेशंस दिए आपको, एग्जांपल्स बहुत सारे दिए, पढ़ लेते हैं। पहला है वाई अलाउज ए सर्वेंट, एक मिस्टर वाई है, उसका एक नौकर है एक्स, सर्वेंट एक्स, टू बाय गुड्स फॉर हिम ऑन क्रेडिट रेगुलरली, रेगुलरली ये कार्य करता है, तो वो एक्स जाता है कोई एक शॉप से गुड्स खरीद के ला लेता है ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिट सेल हो गया, ये क्रेडिट सेल हो गया, और बाद में कल चलकर इसका जब पैसा देने की बारी आती है तो वाई इसको पैसा पे कर देता है। ठीक है, तो यहां पे डेट क्रिएट हो गया और ये डेट को रीपे कर देता है वाई। सो यहां पे वाई हो गया प्रिंसिपल, एक्स हो गया एजेंट। ऑन वन ओकेजन, अब एक बार सर्वेंट बायस गुड्स नॉट ऑर्डर्ड बाय हिज मास्टर ऑन क्रेडिट, अब मास्टर ने बुलाया ही नहीं था, वाई ने बोला ही नहीं था, फिर भी एक्स ने जाके खरीद के ला लिया। अब यहां पे शॉपकीपर को क्या लगेगा, क्योंकि रेगुलरली ऐसा होता था कि मैं गुड्स देता हूं, मुझे यहां से पैसा मिल जाता है, तो इसको तो यही लगेगा कि इस बार भी भेजा गया होगा इसको गुड्स लाने को। ऐसे केस में वाई विल बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि उसने जो पहले कार्य किया उससे समझ रहा है कि हाँ उसको उसने एजेंसी दिया है। सो वाई इज रिस्पॉन्सिबल टू द शॉपकीपर फॉर द प्राइस बिकॉज एक्स विल बी डीम्ड टू बी द एजेंट बाय स्टॉपल। ठीक है, तो यहां पे ये एजेंट बन गया। एक ये एक्चुअल केस पे आधारित है, आपको नाम नहीं दिया है, देखो ये लिखा है हेल्ड, हेल्ड से समझ जाना चाहिए आपको कि ये हुआ है, जब भी हेल्ड लिखा होता है दैट मीन्स कोर्ट ने ये बोला है। ठीक है, सो एक मिस्टर पी होते हैं, उन्होंने क्या किया था, एक्स को अपॉइंट किया था एज ब्रोकर, वो ब्रोकर था और उसको बोला था तुम मेरे बिहाफ पे वीट खरीदो और इसको अपने गोडाउन में रखो। उसने वीट खरीदा, गोडाउन में रखा, एक्चुअल में हमने इतना ही बोला था, बट जो बाहर वाले व्यक्ति हैं उनको क्या लगेगा कि ये इसके बिहाफ पे गुड्स खरीद रहा है, अपने पास रख रहा है, दैट मीन्स उसको बेचने का भी राइट होगा। सो देख के बाहर से पता लगता है। तो ऐसे केस में कोर्ट ने बोला था कि यहाँ पे अगर कल चलकर एजेंट गुड्स बेच भी देता है तो प्रिंसिपल इज लायबल बाय, प्रिंसिपल इज बाउंड बाय दैट पर्टिकुलर सेल। सो ये केस है। तो पी एम्प्लॉयड एक्स अ ब्रोकर, उसको खरीदने को बोला था, एंड at P's request was kept in the warehouse in X's name. X without authority, उसको बेचने बोला ही नहीं था बट फिर भी उसने बेच दिया गेहूं। Held, कोर्ट ने बोला P was bound by the sale because he has allowed X to assume the apparent right of disposing of the wheat in ordinary course of business. तो कोर्ट ने बोला कि हम मान लेंगे कि उसको बेचने का भी अधिकार है। फिर ये सिंपल है, जो मैंने ऊपर बताया वैसे ही है। P allows A to represent as his agent by telling C that A is P's agent, वो बोलता है कि ये मेरा एजेंट है। बाद में C कुछ गुड्स सप्लाई कर देता है एजेंट मानते हुए, अब P लायबल रहेगा फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स। ठीक है, क्योंकि उसने जो दर्शाया उससे वो बाद में मुकर नहीं सकता। ठीक है, तो ये बनाने की जरूरत नहीं है, पता है आपको, ऊपर जो बताया मैंने ये सिमिलर केस है। फिर where a master permits his servant to pledge his credit, there is an agency on account of estoppel। ये सेम ही है एक्चुअली, ये एक ही है, ये एग्जांपल दिया है और ये वही पॉइंट को क्लैरिफाई किया है। तो देखो लिखा वही है, जब एक मास्टर है उसने परमिट किया था सर्वेंट को कि तुम मेरे बिहाफ पे
क्रेडिट पे गुड्स खरीद सकते हो, तो एजेंसी बाय एस्टॉपल क्रिएट हो गया। इवन इफ द सर्वेंट हैड ऑन ऑकेशन प्लेस्ड विदाउट सिक्योरिटी, द मास्टर इज स्टिल बाउंड बिकॉज ऑफ एस्टॉपल। से फर्क यह है, यहाँ खरीदने का एग्जाम्पल दिया है, यहाँ पे प्लेज करने का एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, सेम ही है, आप एक ही याद रखो तो भी चलेगा। एक और केस कवर होता है इसमें, मेरे ख्याल से ये मॉड्यूल में नहीं दिया है, बट मैं बता देता हूं ये, इस पे इंटर में क्वेश्चन आते थे। कभी कभी इंप्लाइड एजेंसी क्रिएट हो जाती है हस्बैंड और वाइफ के बीच में भी। ऐसा माना जाता है कि वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को बाइंड कर सकती है फॉर नेसेसरीज। सो अगर वाइफ विदाउट द अथॉरिटी भी जाके अगर कोई गुड्स खरीद के लाती है जो नेसेसरीज के नेचर के हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, दवा, दारू, ऐसा कुछ खरीद के लाती है उधारी पे, तो कल चलकर हस्बैंड को उसका पेमेंट करना पड़ता है। इसके कुछ कंडीशंस हैं। इसका पॉइंट जो लिखा हुआ है, वेयर अ मैरिड वुमेन कोहेबिट्स यानी साथ में रहती है विथ हर हस्बैंड, देयर इज अ प्रिजम्पशन, मान लिया जाएगा, दैट शी हैज द अथॉरिटी टू प्लेज हिज क्रेडिट फॉर नेसेसरीज। A wife living with her husband has an implied authority of the husband to buy articles of household necessity. Implied authority. A wife's implied authority to bind her husband by his credit purchase is, however, subject to some important limitation. इसकी कुछ conditions हैं, तो ये ध्यान में रखना है, तभी liability होती है। पहली condition है, इट इज नेसेसरी दैट हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी लिविंग टुगेदर, दोनों ने साथ में रहना चाहिए। दूसरा, सेकेंडली, दे मस्ट बी लिविंग टुगेदर इन अ डोमेस्टिक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर ओन। सो ऑफ देयर ओन का मतलब जरूरी नहीं कि खुद की ओनरशिप रहना चाहिए। ऑफ देयर ओन मीन्स उनने छोटा सा अपना एक, भले किराए का हो लेकिन छोटा सा घर है उनका जहां पे रह रहे। सो ऐसा नहीं होना चाहिए होटल में रह रहे, कोई धर्मशाला में, सराय में रह रहे, वो वहां पे ये एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होगा। ये एक्सेप्शन तब लगेगा जब वो अपने खुद के घर में रह रहे हैं। ठीक है। फिर थर्डली, वाइफ कैन रन हर हस्बैंड इनटू डेट ओनली फॉर नेसेसरीज। सो नेसेसरीज के लिए लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है। एंड लास्ट, अगर हस्बैंड ऑलरेडी कुछ खर्चा पानी देता है तो फिर ये लायबिलिटी नहीं होती। जैसे हस्बैंड वैसे ही हर महीने के 10,000 रुपए दे देता है वाइफ को कि ये 10,000 रुपए लो और इससे जो भी दवा दारू है या रोज के खर्चे वो देख लेना। अब अगर वो पैसा देता है तो फिर यहां पे अब उधारी से बाइंड नहीं कर सकती वाइफ, बट रीजनेबल एक्सपेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहां पे महीने के 20,000 रुपए खर्चा लगता है और सिर्फ 10,000 दे रहा है, तो वहां लायबिलिटी हो जाएगी। लेकिन अगर वो रीजनेबल एक्सपेंस देता है तो फिर लायबिलिटी नहीं क्रिएट होती। सो लास्टली, हस्बैंड विल नॉट बी लायबल नहीं रहेगा इफ ही मेक्स रीजनेबल अलाउंस देता है रीजनेबल टू हिज वाइफ फॉर हर नीड्स। अगर वो खर्चे पानी को पैसे देता है तो फिर यहां पे वाइफ एजेंट करके बाइंड नहीं कर सकती। फिर एक और पॉइंट दिया है, अगर मैंने किसी को एजेंट करके अपॉइंट किया था, कुछ लोगों के सामने सब लोग बैठे हैं, मैंने किसी को अपॉइंट किया, आकाश भी आज से मेरे एजेंट है, फिर बाहर जाके मैं बोलता हूं आकाश भी आप मेरे एजेंट नहीं हो, तो इसको प्राइवेटली मैं रिवोक नहीं कर सकता। अगर मुझे रिवोक करना है ना, मुझे सबको बताना पड़ेगा। तो इसलिए जब भी हम ये अथॉरिटी रिवोक करते हैं तो पब्लिक नोटिस दिया जाता है। तो वही चीज आगे लिखी है, प्रिंसिपल कैन नॉट प्राइवेटली रिवोक, प्राइवेटली मैं जाके उनकी अथॉरिटी रिवोक नहीं कर सकता, विच ही इज अलाउड इन पब्लिक। अगर मैंने पब्लिकली अथॉरिटी दिया था तो मुझे पब्लिकली उस अथॉरिटी को रिवोक करना पड़ता है। तो यहां पे भी अगर मैं किसी को एजेंसी से हटाता हूं तो मुझे पेपर में पब्लिश करना चाहिए। क्योंकि मैं लायबिलिटी से अगर बचना चाहता हूं तो ये जरूरी कंडीशन रहेगी। ये दूसरा पॉइंट है। कोई डाउट होंगे यहां तक तो पूछ लो, फिर एक और एग्जाम्पल समझते हैं। आज ये वैलिड रेटिफिकेशन तक पढ़ेंगे अपन बस, फिर बाकी अगली क्लास में। एजेंसी ऑफ नेसेसिटी कैसे क्रिएट होती है ये देख लेते हैं। ये भी इंप्लाइड एजेंसी का एक प्रकार है। आपको याद होगा मैंने लाली को छोड़ के गया था पड़ोस में गुप्ता जी के पास, उसका ध्यान रखना था। अब थोड़ा उल्टा हो रहा है,
अब गुप्ता जी को जाना है, गुप्ता जी की साली की शादी है, और वो बोलती है कि गुप्ता जी आप नहीं आओगे तो मैं शादी नहीं करूंगी। जैसे मेरे साथ हुआ था वैसा उनके साथ हो रहा है। अब गुप्ता जी टेंशन में है क्योंकि बच्चों की एग्जाम चालू है। सो ऐसे केस में गुप्ता जी मेरे पास आते हैं, बोलते हैं पड़ोसी हो तो आप मेरे काम आओगे, पिछले बार मैंने आपकी गाय का ख्याल रखा था। सो यहाँ पे ये गुप्ता जी का घर है, बड़ा सा बंगला, और ये मेरा घर है, छोटा सा घर। यहाँ मैं रहता हूँ मेरे परिवार के साथ। यहाँ पे गुप्ता जी रहते हैं, ये गुप्ता जी हैं, ये गुप्ताइन है, और ये उनके बच्चे लोग, बस दो ही बनाते अब ठीक है। अब गुप्ता जी को जाना था साली की शादी में, उसने भी करी डेस्टिनेशन वेडिंग बाहर दूसरे जगह पे जाके, हिमाचल वगैरह, कहाँ पे जाते हैं, और वही कश्मीर वगैरह, वहां जाके उसने शादी करने का डिसाइड की। गुप्ता जी बड़े टेंशन में, वो बोलते यार बच्चों की एग्जाम है, इनको छोड़ के जा नहीं सकते। तो मैं बोलता हूँ अरे पड़ोसी कब काम आएंगे, एक काम करो आप इनको छोड़ के चले जाओ, मैं देख लूंगा। वो बोलते हैं ठीक है, वैसे तो हमने सब प्रबंध कर दिया है, खाने के लिए मेड वगैरह रख लिए, खाना वाना बना लेंगे, सिर्फ देख लेना कोई अगर तकलीफ गई उनको तो देख लेना उतना। मैं बोलता हूँ ठीक है। अब वो निश्चिंत होके चले जाते हैं, बच्चों को छोड़ के दोनों जन हिमालय की वादियों में। यहाँ पे ये आ गई गुप्ताइन, ये आ गए गुप्ता जी। घूम नहीं रहे ये लोग, घूमेंगे भी ना, अब इतने दूर जाएंगे तो घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे और क्या, बस। हाँ, तो ये दोनों उधर चले गए। अब बच्चे पढ़ रहे हैं, घर पे पढ़ते हैं बरोबर, खाने के लिए मेड आ जाती है, साफ सफाई हो जाती है, उनको कोई तकलीफ नहीं हो रही। बट एक दिन क्या हुआ, गुप्ता जी के ध्यान में नहीं आया था, उन्होंने 2-3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा था, और इसीलिए बिजली के डिपार्टमेंट का आ गया इनको नोटिस। ये बिजली घर है, घर तो दिख ही रहा है, घर, बिजली घर जैसे दिखना चाहिए। तो यहां से बिजली आती है इनके घर पे। अब इन्होंने क्या किए, बिजली घर वालों ने क्योंकि बिजली का बिल नहीं भरा था तो सीधा सीधा एक नोटिस भेज दिया। पहले भी 1-2 नोटिस आए थे, बच्चों ने इग्नोर किया। अब उसमें लिखा था सीधा सीधा कि अब बिल नहीं भरोगे तो काट डालेंगे, यानी बिजली काट डालेंगे। तो उनको नहीं काट रहे, सो बिजली काट डालेंगे, नोटिस आ गया। बच्चे आते हैं रोते हुए बिलखते हुए कि अंकल देखो, भैया देखो क्या हो गया, भैया देखो क्या हो गया। अंकल थोड़ी बोलेंगे ना, जवान हूं मैं। तो देखो क्या है यार, इसमें लिखा है ऐसे मार डालेंगे काट डालेंगे। मैं बोला अरे काटेंगे नहीं, बिजली काटने वाले हैं। फिर वो बोलते अच्छा फिर अब कैसा। मैं बोला कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ तुम्हारे पापा मम्मी से। तो उनके पिताजी को, गुप्ता जी को फोन करता हूँ। अब गुप्ता जी का फोन नॉट रीचेबल है, वो वादियों में घूम रहे हैं। आंटी जी को फोन करता हूँ, वो रिंग जा रही है, उठाते नहीं। तो आंटी लोग ऐसे होते हैं, 2 दिन बाद अपन बोलेंगे अरे मम्मी नानी का कॉल दिख रहा है, 2 दिन पहले का कॉल दिखता है, आंटी लोग उठाते नहीं। हाँ होता है ऐसा, तो चल रहा है वो। अब मैंने सोचा यार इसमें लिखा है 2 दिन में बिल भर दो, गुप्ता जी तो आएंगे 7 दिन बाद। तो मैं क्या करता हूं, मैं जाके बिजली का बिल यहाँ पे कर देता हूं, बिल पेड। कल चलकर जब गुप्ता जी वापस आ जाएंगे, मैं इनको बोलूंगा कि मुझे मेरा पैसा दे दो, मैंने बिल पे किया था, मुझे पेमेंट कर दो। और गुप्ता जी मना करते हैं तो क्या मैं यहाँ क्लेम कर सकता हूं? तो आंसर इज यस। यहाँ पे मुझे अथॉरिटी दी नहीं गई थी कि तुम ये बिजली वगैरह का बिल भी भर देना, मुझे उसके लिए एजेंट अपॉइंट नहीं किया था। बट ये जो मैं कार्य कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं नेसेसिटी में क्रिएट हुई, ऐसे कंडीशंस क्रिएट हो गई कि मेरे को ये करना पड़ा। ये नेसेसरी एक कंडीशन है, बिजली होना जरूरी चीज है। सो इसको हम एजेंसी बाय नेसेसिटी या एजेंसी बाय इमरजेंसी, एजेंसी इन इमरजेंसी भी बोलते हैं। सो इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो गई और इसीलिए मैंने यहाँ पे पेमेंट किया। कल चलकर गुप्ता जी मुझे मना नहीं कर सकते ये पैसा वापस करने को, तो यहाँ मुझे राइट है कि मैं ये पैसा क्लेम कर सकता हूं फ्रॉम गुप्ता जी। सो ये मेरा राइट रहेगा। यहाँ पे मैं एजेंट बन गया हूं,
बाय नेसेसिटी, और ये बन गए प्रिंसिपल। अब ये बन गए प्रिंसिपल तो ये जाएंगे स्कूल, नहीं स्कूल नहीं जाएंगे, वो वाले प्रिंसिपल नहीं है। सो यहां ऑटोमेटिकली ये एजेंसी रिलेशन क्रिएट हो जाता है बाय इम्प्लीकेशन, क्योंकि हालात ऐसे निर्माण हो गए थे। इसकी भी कुछ कंडीशंस है, ये जो अपन ने नाटकीय रूपांतर किए सबका कंडीशन से लेना देना है, इसीलिए किया था अपन ने। पहली चीज, देयर मस्ट बी एन इमरजेंसी, एक इमरजेंसी सिचुएशन है, जरूरी चीज है इसीलिए। दूसरी चीज, एजेंट शुड हैव ट्राइड टू कांटेक्ट विद द प्रिंसिपल, मैंने इनसे कांटेक्ट करने का ट्राई किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्टली जाके पेमेंट किया, मैंने पहले इनको कॉल किया, इनका फोन नॉट रीचेबल है, इनके रिंग जा रही है, उठा नहीं रहे हैं। सो ऐसे केस में मैंने ट्राई तो किया, बट इट वाज इम्पॉसिबल टू गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रिंसिपल, एंड मैंने सबसे रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल कोर्स ऑफ एक्शन लिया हूं, जो अगर मैं खुद के घर पे ऐसा नोटिस आता तो जाके सिंपली बिल भर देता, मैंने वो कार्य किया हूं। तो ऐसे केस में फिर मुझे अधिकार होता है, मैं इनसे क्लेम कर सकता हूं। सो ये कंडीशंस भी लिखी हुई है आपको बुक में। सो कई बार हालात ऐसे होते हैं कि हमको जबरदस्ती कुछ कार्य करना पड़ता है विदाउट एनी एक्सप्रेस अथॉरिटी। So circumstances sometimes force a person to act on behalf of another without any express authority from him. In such cases, an agency of necessity is said to be created. तो जैसा कि मैंने बताया, इसको इमरजेंसी भी बोलते हैं। Where owing to emergency of the situation, an agent has to assume special powers in action. The action in such a case shall be binding on principle, and this is known as agency by necessity. Some conditions must be fulfilled. वही conditions है। पहला, it must be impossible to get the principal's instructions. तो मैंने कॉल किया बट कनेक्ट नहीं हो पाया। There must be actual necessity, जैसे बिजली actual necessity है, जरूरी चीज है। Agent must act honestly and in the interest of the parties concerned. मैंने उनके लिए काम किया हूं। Agent must have adopted the मोस्ट रीजनेबल एंड प्रैक्टिकेबल कोर्स ऑफ एक्शन। सो अगर ये चार कंडीशंस पूरी होती हैं तो फिर मैं क्लेम कर सकता हूं फ्रॉम द प्रिंसिपल। ये कंडीशंस ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है, यहां पे भी और यहां पे भी ये चारों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। यहां भी चारों कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दिए आपको। प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी ऑफ नेसेसिटी वाज फर्स्ट अप्लाइड। हाँ, ये पहले शुरू कब हुआ था ना, ये शुरू हुआ था ऑटोमेटिकली जब शिप्स वगैरह से डीलिंग होती थी। तो आज भी ऐसा होता है। क्या होता है, शिप से जब कोई गुड्स वगैरह आते हैं तो शिप का ओनर नहीं होता है उसके ऊपर, ये शिप को एक कैप्टन को दे दिया जाता है। यहाँ पे गुड्स अलग रखेंगे अपन, ये केबिन है, यहाँ गुड्स रखे हुए हैं और ये शिप तैर रही है। यहाँ एक कैप्टन है जो इस शिप को चला रहा है। ये कैप्टन ओनर नहीं होता है, ये सिर्फ एक एजेंट होता है जो शिप को लेके जा रहा है। जैसे मेरा ट्रक है, मैंने ड्राइवर को अपॉइंट कर दिया, उस प्रकार से ही चलता है। सो कैप्टन अलग होता है, ओनर अलग होता है। अब क्या होता है, कैप्टन के पास कोई खास पैसा नहीं होता। सो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई तकलीफ हो गई और ये शिप में कहीं डैमेज आ गया, रिपेयर कराना जरूरी है, या फ्यूल खत्म हो रहा है, पैसे नहीं है उनके पास। ऐसे ही केस में ये क्या करते हैं, इन लोग यहाँ पे रखे हुए गुड्स को इसके ऊपर जो यात्री लोग होते थे इन लोगों के पास प्लेज कर देते थे और इनसे पैसा ले लेते थे। तो प्लेज करके इनसे पैसा रेस कर लिया जाता था और उस पैसे से वो लोग फ्यूल वगैरह या रिपेयर्स वगैरह वो सब कर लेते हैं। इसके बाद जब ये वापस आता था शिप, तो यहां पे जो ओनर रहता है शिप का, ये ओनर इनको पैसा रीपे कर देता था। दैट मीन्स यहां पे ड्यू टू नेसेसिटी, जरूरी हो गया था, पैसा चाहिए था क्योंकि हमको फ्यूल वगैरह की जरूरत है या रिपेयर्स करना है, इसीलिए इसको एक स्पेशल पावर मिल गया कैप्टन को कि ये प्लेज कर सकता है गुड्स को विद द कस्टमर्स, या जो ट्रैवलर्स है उनके पास प्लेज करके उनसे पैसा रेस कर लेता है। जब ये डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे वहां फिर ओनर इनका लोन रीपे कर देगा। तो दैट मीन्स यहाँ पे एक्चुअली ये किसके लिए काम कर रहा है, ओनर के लिए, ओनर के बिहाफ पे काम कर रहा है, बट ही डज नॉट हैव एनी एक्चुअल अथॉरिटी।
तो ऐसे केस में एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट होती थी। तो पहली बार ये मैराइन एडवेंचर्स के केस में आया था, इसका केस आपको दिया नहीं है। तो पहली बार इस केस में ये अराइज हुई थी और उसके बाद से फिर ये हमेशा अप्लाई होती है। जैसे अपन ने जो एग्जांपल लिए वो भी कवर होता है, बाकी और भी केसेस जहां जहां नेसेसरी होगा वहां पे एजेंसी बाय नेसेसिटी क्रिएट होती है। तो ये वही दिया है, प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी वाज फर्स्ट अप्लाइड, सबसे पहली बार ये कहां चालू हुए थे, इन केसेस ऑफ मेराइन एडवेंचर्स वेयर अंडर अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस, अनफोर्सिन इमरजेंसीज द मास्टर गॉट द पावर, मास्टर यानी वही कैप्टन जो होता है, ही हैज द पावर टू प्लेज द शिप और द कार्गो, कभी वो शिप को पूरा प्लेज कर दे या कार्गो को प्लेज कर दे, कार्गो मींस गुड्स, विदाउट एनी एक्सप्रेस और इंप्लाइड अथॉरिटी, एंड रेज्ड मनी, और पैसा कहां से रेज करता था, उसके ऊपर जो यात्री थी उनसे, सो रेज्ड मनी फॉर अर्जेंट रिपेयर्स और फ्यूल एक्सेट्रा, बट नाउ इट हैज बिकम अ प्रिंसिपल ऑफ जनरल एप्लीकेशन। तो शुरुआत यहां से हुई थी उसकी, बट अब जनरली भी इसको हम फॉलो करते हैं। फिर एक और एग्जांपल है, ये भी एक्चुअल केस पे आधारित है, इसका क्वेश्चन आपको दिखेगा बुक में। एक बार एक व्यक्ति ने एक हॉर्स भेजा था रेलवे से, अब वो हॉर्स डेस्टिनेशन पे तो पहुंच गया लेकिन वहां पे कोई उसको रिसीव करने नहीं आया। तो हॉर्स भेज दिया गया था बट वहां पे कोई उसको प्राप्त करने नहीं आया। अब वो हॉर्स को अगर खाना वाना नहीं खिलाएंगे तो मर जाएगा, तो उसको खाना वाना खिलाए। बाद में जब ओनर आया वो हॉर्स क्लेम करने, तो उसको बोला गया तुमको इसका पैसा देना पड़ेगा। उसने रिफ्यूज किया, कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने बोला कि इट वाज नेसेसरी एक्सपेंस एंड इट वाज इम्पॉसिबल टू गेट द इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे रेलवे विल बी डीम्ड एज एजेंट ऑफ द ओनर। सो यहाँ पे एक केस दिया है आपको, ए सेंट अ हॉर्स बाय रेलवेज एंड ऑन इट्स अराइवल, पहुंच भी गया वो एट द डेस्टिनेशन, देयर वाज नो वन टू रिसीव इट, द रेलवे कंपनी बीइंग बाउंड टू टेक रीजनेबल स्टेप्स, अब उनको रीजनेबल स्टेप्स लेना पड़ा टू कीप द हॉर्स अलाइव। तो यहां मान लिया कि ये एजेंट बाय नेसेसिटी हो गए ए के लिए, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जांपल दिया है, ए हैज अ लार्ज फार्म ऑन विच बी इज द केयर टेकर, व्हेन ए इज इन दुबई देयर इज अ ह्यूज फायर इन ऑन द फार्म, बी बिकम्स एन एजेंट ऑफ नेसेसिटी फॉर ए, क्योंकि अब नेसेसिटी है, उसको जो भी गुड्स वगैरह बचाना है या जो भी कार्य करना है उसके लिए वो एजेंट मान लिया जाएगा, जो खर्चा भी करेगा वो, तो ही कैन रिकवर इट फ्रॉम ए, ठीक है, फॉर ए, सो एज टू सेव द प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ए द प्रिंसिपल विल बी लायबल फॉर एनी एक्सपेंस दैट बी हिज एजेंट हैज इनकर्ड टू पुट आउट द फायर एंड सेव द फार्म फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग एज एब्सेंस, ठीक है, एकदम सिंपल है ये भी। उसी प्रकार से आग लग गई और उससे बचाने के लिए अगर इमरजेंसी में खर्चा किया है तो प्रिंसिपल से वो रिकवर किया जा सकता है, ठीक है। ये गुप्ता जी वाला एग्जांपल दिया नहीं है, वो भी आप याद रख सकते हैं, बिजली वाला, वो भी एक्चुअल केस पे आधारित है, मेरा और गुप्ता जी का केस नहीं है बट एक्चुअल केस पे आधारित है। ये जितने भी केसेस है ना, एजेंसी बाय नेसेसिटी के जितने पॉइंट्स है, ये सब किसी ना किसी केस से आए हैं, इसके पीछे कोई सेक्शन नहीं दिखेगा आपको। तो यहाँ देखो एक भी जगह सेक्शन नहीं लिखा है, तो ये पूरा केसेस से आए हैं। तो जुडिशियल डिसीजंस में क्रिएट होती है एजेंसी बाय नेसेसिटी, उसके थ्रू क्रिएट हुई है। फिर एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, अब ये सिंपल है, व्हेन द लॉ ट्रीट्स वन पर्सन एज एजेंट ऑफ द अदर, फॉर एग्जांपल पार्टनर इन पार्टनरशिप। सो कानून ने ऑटोमेटिक एजेंसी क्रिएट कर दिया, क्योंकि कानून बोलता है पार्टनरशिप इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। सो पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म। ये लिखने की जरूरत नहीं थी बट इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल में दिया, इसीलिए मैंने इनकॉर्पोरेट किया हूं। और लास्ट आता है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, बट थोड़ा हैवी हो जाएगा, चलो जल्दी छोड़ देता हूं आज, क्योंकि हैवी हो जाएगा, बहुत पढ़ लिया अपन ने। ये लास्ट टॉपिक बचा है बट थोड़ा चेहरे देख के समझ जाता है मुझे, तो ज्यादा हैवी हो जाएगा आज, क्योंकि बहुत सारे ये स्टॉपल वगैरह वैसे ही अपने को एक मानसिक रूप से थोड़ा टेंशन देता ही है, ऐसे वर्ड आ गया और स्टॉपल आ गया यार, तो भारी पड़ जाता है, वो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। तो ठीक है, तो जल्दी छोड़ देता हूं मैं, नहीं तो हैवी हो जाए, कोई मतलब नहीं है निपटा के। सो अगली क्लास में अपन इसके आगे की चर्चा करेंगे, ठीक है। यही वाला चैप्टर है, थोड़ा हैवी होगा क्योंकि एक्चुअल में इसमें थोड़े अलग पॉइंट्स हैं। सो कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, चलो थैंक यू।